जेनेटिक हेयर फॉल या जेनेटिक हेयर लॉस परमानेंटली तो नहीं रोका जा सकता। आप खुद सोचिए, अगर रोका जा सकता तो क्या आज हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे होते? सब अपना अपना हेयर फॉल रोक कर बैठ जाते और हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसकी भी डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम गाइज, मैं हूं पारस शर्मा और आप देख रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो ये Q&A का सेकंड पार्ट है, तो इसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं और आई होप कि डिटेल में मैं आपके आंसर्स दे पाऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और लोग उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं। तो जब पूछते हैं कि क्या हेयर फॉल रोका जा सकता है, हमने हेयर फॉल रोकने की बहुत कोशिश की है, बहुत सारी दवाइयाँ भी ली हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया है। जब तक दवाइयाँ ली हैं तब तक हमारा हेयर फॉल रुक गया है, और जब हम दवाइयाँ छोड़ते हैं हमारा हेयर फॉल जो है वापस स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है हेयर फॉल जो है। लेकिन जब कोई पूछता है कि क्या हेयर फॉल रोका जा सकता है, तो सिंपली तो आप हेयर फॉल को दो तरीके से समझो। एक होता है नॉन जेनेटिक और एक होता है जेनेटिक। तो नॉन जेनेटिक जो आपका हेयर फॉल है ना, वो होता है आपका पानी, साबुन, तेल, दवाइयाँ, बीमारी, टेंशन, एंग्जाइटी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से आपको नॉन जेनेटिक हेयर फॉल होता है, जिसको आप रोक सकते हो इन सब चीज़ों को यूज़ करना बंद करके। पानी, साबुन, तेल, दवाइयाँ, बीमारी जो भी है, इनको रोक करके या इनके बाद में आपका नॉन जेनेटिक जो हेयर फॉल है वो रोका जा सकता है। दूसरी बात करते हैं हम जेनेटिक हेयर फॉल की। ये ज़रूर नहीं रोका जा सकता है। ये क्यों होता है? जेनेटिक हेयर फॉल आपको DHT की वजह से होता है, जिसे सिर्फ आप DHT ब्लॉकर्स लेकर ही रोक सकते हो, जो कि जब तक आप दवाइयाँ लोगे सिर्फ तब तक रुकेंगे। जब आप दवाइयाँ बंद कर दोगे आपका हेयर फॉल वापस स्टार्ट हो जाएगा। वापस स्टार्ट हो जाएगा इट मीन्स कि परमानेंट सॉल्यूशन तो ये नहीं हुआ कि आपने अगर दवाइयाँ ली तब तक रुका, दवाइयाँ बंद करते ही आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, मतलब परमानेंट तो नहीं रोक पाए आप। तो जेनेटिक हेयर फॉल जो है वो परमानेंटली नहीं रोका जा सकता है। इस सच को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप फ्यूचर में अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर पाओगे। मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मेरा जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें मेरे फ्रंट में और मेरा जो क्राउन एरिया है वहाँ मुझे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। लेकिन मेरा मिडिल ऑफ द हेड वाला जो एरिया है वहाँ पे अभी भी मेरे नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं, जिनका हेयर फॉल अभी भी हो रहा है। तो उनका हेयर फॉल हो रहा है, उनमें हेयर थिनिंग हो रही है। तो मैं अगर उसके लिए दवाइयाँ ले रहा हूँ या दवाइयाँ लेता हूँ तो मैं उन्हें तब तक ही रोक पाऊँगा जब तक मैं दवाइयाँ लूँगा। अब फ्यूचर में कभी मुझे अगर दवाइयाँ बंद करनी पड़ी तो इनका हेयर फॉल वापस स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे सेकंड सेशन लेना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है। और ये सच है कि आपका जो जेनेटिक हेयर फॉल है वो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो इसके बारे में अगर आप इस सच को एक्सेप्ट कर लोगे, अगर मान लोगे, तो ये है कि अपने आप को इन फ्यूचर सेकंड सेशन के लिए या और भी किसी तरीके के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो जेनेटिक हेयर फॉल के हुए दो सॉल्यूशन, पहला DHT ब्लॉकर्स और दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट। अब बात करते हैं नॉन जेनेटिक हेयर फॉल की, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि हमारे घर में किसी को भी जेनेटिक बाल्डनेस नहीं है, सिर्फ हल्की फुल्की हेयर फॉल या हेयर थिनिंग है, उसे हम कैसे रोकें? तो उसका देखो, एक ही सिंपल तरीका है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाओ, एक हेयर फॉलिकल टेस्टिंग होती है जिसमें आपके बाल का सैंपल लिया जाता है और पता लगाया जाता है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। अब वो आपके पानी, साबुन, तेल, केमिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, तो वो बंद करवाए जाएंगे। या फिर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बॉडी में कोई कमी है, कोई माल न्यूट्रिशन है, किसी न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो वो पता लगाया जाएगा। तो उसी चीज़ को जो है आपको सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे या उसी चीज़ के ऊपर वर्क किया जाएगा। आपको फालतू ये चीज़ें जो ये भी यूज़ कर लूँ, वो भी यूज़ कर लूँ, ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो आप हेयर फॉलिकल टेस्टिंग जो है आप वो करवाएं और उसके बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले क्या आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया है? हाँ, मैंने पहले यूज़ किया था, करीब 1-1.5 साल मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया था। उसके रिज़ल्ट मुझे नहीं मिले तो मैंने बंद कर दिया था। तो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया था। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 6 महीने तक मिनॉक्सिडिल प्लस फिनास्टाइड सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने पहले बताया है, यूज़ किया था रेगुलर, और बायोटिन टैबलेट्स भी ली थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने PRP कितनी ली है? देखिए, मैंने 2 PRP अभी तक ली हैं। पहली PRP मुझे ड्यूरिंग द प्रोसीजर दी गई थी और सेकंड PRP उसके 4 महीने बाद, और उससे बहुत अच्छा इफेक्ट मुझे मिला। और मेजर रिज़ल्ट जो है तो मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स का और नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर्स दोनों का रिज़ल्ट जो है बूस्ट हुआ था PRP से। तो मैंने अभी तक 2 PRP ली हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ट्रांसप्लांटेड हेयर्स परमानेंट होते हैं, क्या ये झड़ते हैं?
तो देखिए, ये मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स, जब तक आपका डोनर एरिया सेफ़ है, डोनर एरिया मीन्स आपके पीछे वाला एरिया जहाँ से आपके हेयर फॉलिकल्स लिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और आगे लगाए जाते हैं, जब तक ये वाला एरिया आपका सेफ़ है तब तक आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स भी सेफ़ हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है केयर पे, क्योंकि अगर आप केयर नहीं करोगे, केयर ना करने की वजह से ही पहले जो नेचुरल हेयर्स थे वो झड़े, तो केयर नहीं करोगे तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपका हेयर फॉल इनमें हो सकता है। और रही बात झड़ने की ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की, तो हम महीने में 1-2 बाल तो झड़ते ही हैं, नॉर्मल मेरे भी झड़ते हैं, इसे डॉक्टर्स भी नॉर्मली मानते हैं और ये नॉर्मली है, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली बाल है, प्रेशर लगेगा, जोर लगेगा तो टूट जाएगा, झड़ जाएगा, पर वो सीवियर कंडीशन नहीं होती है, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या कम एज में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए? तो देखिए, ये एज पे डिपेंड नहीं करता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ग्रेड ऑफ बाल्डनेस पे। जैसे आपकी एज अभी 25 है और आपको फर्स्ट या सेकंड ग्रेड का ही बाल्डनेस है, तो बिल्कुल कोई भी जेन्युइन जो डॉक्टर है, कोई भी एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो आपको कभी भी ये नहीं कहेगा, ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाओ इतने कम ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि 20 से 22 साल की एज में जो है 4th ग्रेड बाल्डनेस, 5th ग्रेड बाल्डनेस जो है वो लोगों को हो जाती है, तो उस टाइम आप जो है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो। इसमें कंडीशन क्या होती है, अगर आपकी एज कम है 23, 22, 24, अगर इस एज में आपको सेकंड ग्रेड का बाल्डनेस है, और अगर सेकंड ग्रेड के बाल्डनेस में होगा क्या, आपके कॉर्नर्स रिसीड हो जाएंगे हल्के फुल्के, तो यहाँ तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा फ्रंटल एरिया में। लेकिन ये क्या है, अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस है ना, तो ये देखिए, ये जो है ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो जब तक आप दवाइयाँ लोगे, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, तो वो करीब 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक चलेंगी। जब तक आप लोगे, ये जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं ये तो परमानेंट हैं, इनके पीछे वाले जो हेयर्स हैं, जो दवाइयों की वजह से जो थिक भी हो जाएंगे, जो रुक भी जाएंगे, जब आप दवाइयाँ छोड़ोगे तो ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। अगर आपको जेनेटिक बाल्डनेस है तो ये जाएंगे। तो इसलिए जो भी डॉक्टर्स हैं अभी इतनी कम एज में, और कम एज तो ना माने, कम ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में या इनिशियल ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में आपको हेयर ट्रांसप्लांट की सलाह बिल्कुल भी नहीं देते हैं। एक पैटर्न आपका डिफाइन हो जाए, आप 3rd पे या 4th ग्रेड ऑफ बाल्डनेस की स्टेज पे पहुंच जाएं, तो उस टाइम पे जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो एक बड़े एरिया को कवर कर देता है। तो उसको कवर करने की वजह से क्या होता है, आपको सेकंड सेशन इतनी जल्दी नहीं लेना पड़ता। अगर फिर भी आपकी एज कम है और आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस कम है, तो उसमें होगा क्या, आप अभी तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लोगे, लेकिन जब पीछे से आपके जो बाल हैं उनमें जब हेयर फॉल होगा, तो आपको या तो उसे रोकने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, या फिर आपको सेकंड सेशन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा। तो इसलिए कम एज में तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। अगर कम एज में आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस बहुत ज़्यादा है, बढ़ गया है, डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, वो देखेंगे, तो वो आपको ज़रूर कंसिडर करेंगे कि आप अभी करा सकते हो। बाकी ये डिपेंड करता है आपके ग्रेड ऑफ बाल्डनेस पे, एज पर डिपेंड अब नहीं करता है कि आपको इस एज में हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। ग्रेड ऑफ बाल्डनेस आपका ज़्यादा है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट रिज़ल्ट आने के बाद भी क्या मेडिसिन लेनी पड़ती हैं? तो इधर देखिए, मेडिसिन जो हैं कंप्लीट रिज़ल्ट आने के बाद तो बिल्कुल नहीं लेनी पड़ती हैं, मैं भी नहीं ले रहा हूँ। और जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो उसके बाद भी कुछ ही क्लिनिक्स हैं जो मेडिसिन देते हैं, बाकी ऐसे कई क्लिनिक्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद 7-8 दिन की मेडिसिन देते हैं हीलिंग के लिए, और उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट रिज़ल्ट आने के बाद भी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। अभी तक तो जितने भी केसेस हैं उनमें हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट आने के बाद सिर्फ 6 महीने, साल भर तक मेडिसिन दी जा रही हैं, वो भी आपका रिज़ल्ट बूस्ट करने के लिए, उसके बाद वो बंद कर दी जाती हैं। तो कंप्लीट रिज़ल्ट आने के बाद में आपको किसी भी तरह की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ केयर की ज़रूरत है। तो आई होप मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में दे पाया हूँ। आगे भी इसी तरह क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ लाता रहूँगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में देता रहूँगा। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुँच जाए।